My dear students, I am Dr. Anwar Shahab, Assistant Professor in the Department of Political Science, Karim City College, Jamshedpur. Today I am going to talk to you about the Karl Marx theory of dialectical materialism. आज आपसे कार्ल मार्क्स के द्वंद्वात्मक भौतिकवाद के बारे में बातचीत करनी है। कार्ल मार्क्स के विचारों का ये मूल आधार है। उसके अनुसार विश्व की सभी समस्याओं का समाधान है और इसमें हमारा यह पद प्रदर्शन करता है। हम द्वंद्वात्मक भौतिकवाद जो है वो दो शब्दों से बना है, द्वंद्वात्मक और भौतिकवाद। द्वंद्वात्मक का अर्थ है उस प्रक्रिया को स्पष्ट करना जिसके अनुसार सृष्टि का विकास हो रहा है, और भौतिकवाद सृष्टि के मूल तत्व को सूचित करता है कि सृष्टि का मूल तत्व क्या है। अब दुनिया में दो तरह के विचारक हैं जो ये जानने का प्रयास करते हैं कि सृष्टि का मूल तत्व क्या है। कुछ विचारक हैं जो कहते हैं कि विचार यानी आइडिया या चेतना यही मूल तत्व है। ऐसे में ऐसा मानने वालों में प्लेटो, हीगल या जितने भी दूसरे आदर्शवादी विचारक हैं वो हैं। और दूसरा विचारक है कार्ल मार्क्स जो कहता है कि मूल तत्व जो है वो सृष्टि का मूल तत्व पदार्थ है, मैटर। अब इसको ऐसे उदाहरण से समझें कि पेड़ के नीचे न्यूटन बैठा हुआ था, सेब पेड़ से गिरता है और न्यूटन के मन में एक विचार आता है। देखिए यहाँ विचार शब्द पर जोर है कि सेब नीचे ही क्यों गिरा, ऊपर क्यों नहीं गया। इसी विचार को आगे ले जाता है वो, और उसने कई प्रकार के फिर सत्य को जानने का प्रयास किया, लॉज ऑफ मोशन जानने का प्रयास किया और कई और चीज़ों को, सृष्टि के मूल तत्व को समझने की कोशिश किया उसने। तो हीगल के लिए विचार ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और मार्क्स के लिए पदार्थ, यानी कहता है वो कि सेब ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर सेब ही नहीं होता तो विचार कहीं होता ही नहीं, विचार का जन्म ही नहीं आता। इसलिए मार्क्स के लिए विचार ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। पदार्थ की परिकल्पना मार्क्स ने फायरवॉक्स से लिया है, जिसके भौतिकवाद का सिद्धांत दिया था इसने। इसमें कहा गया कि पदार्थ जो है वो भौतिकवाद की देन है। यानी भौतिकवाद क्या कहता है कि पदार्थ इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, जैसे मिट्टी, पत्थर, मकान, खिड़की, फ्रिज, टीवी, जो भी सामान आप देख रहे हैं, गाड़ी घोड़ा जो भी देख रहे हैं, ये सब दिख रहा है क्योंकि ये सब पदार्थ है, ठीक है। और इस पदार्थ के कारण ही यही सृष्टि का मूल तत्व है, इसी के कारण विकास हो रहा है। अब देखिए द्वंद्वात्मक जो भौतिकवाद है या द्वंद्वात्मक जो शब्द है, द्वंद्ववाद क्या है। मार्क्स के लिए पदार्थ सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मार्क्स कहता है कि विचारों का अंतरकलह, द्वंद्ववाद का अर्थ क्या है, विचारों का अंतरकलह या अंतर्विरोध। यानी पदार्थ जो है वो गतिशील है, गतिशीलता से विकास हो रहा है और इसी से एक उत्तम समाज का निर्माण होगा। एवरी मोशन इज़ मेड पॉसिबल बाई कन्फ्लिक्ट ऑफ अपोजिट। हर चीज़ के अंदर उसका एक कन्फ्लिक्ट, अपोजिट चीज़ मौजूद है। जो गाड़ी चल रही है, गाड़ी चलने में क्या होता है कि उसका जो गियर होता है वो दो अपोजिट डायरेक्शन में काम करता रहता है। एक गियर दूसरे गियर से जो उसका हेड टकरा रहा है वो दोनों अपोजिट डायरेक्शन में चल रहा है, तब जाए गाड़ी आगे चल रही है। तो मोशन जो पैदा हो रहा है वो अपोजिट्स की वजह से पैदा हो रहा है। अगर अपोजिट नहीं होता तो आदमी जब चलता है तो क्या करता है, आदमी का पाँव आगे चलता है और पीछे चलता है और आदमी आगे चल रहा है, आदमी का पाँव पीछे चल रहा है, आदमी आगे चल रहा है। तो मोशन दो अपोजिट हो रहा है, तब जाके मोशन पैदा हो रहा है। इन डायलेक्टिकल मेटेरियलिज्म एवोल्यूशन इज डेवलपमेंट ऑफ मैटर फ्रॉम विद इन। डायलेक्टिकल मेटेरियलिज्म में जो इवोल्यूशन है वो अंदर से हो रहा है, अंदर से, जहाँ एनवायरनमेंट का कोई रोल नहीं है ओरिजिनेट करने में इवोल्यूशन प्रोसेस को, और ना ही ये कैपेबल है उसको प्रिवेंट करने में जहाँ वो अपने अंतिम गोल तक पहुँच जाए। यानी वातावरण की कोई भूमिका नहीं है उसको अपने इनएविटेबल गोल तक पहुँचने के लिए। इसलिए न तो वातावरण विकास को शुरू करता है और न ही उसको वहाँ पहुँचने में मदद करता है। ये विकास जो ये अंतर्निहित होता है, किसी भी तत्व में अंतर्निहित होता है, तो पदार्थ में अंतर्निहित है। देखिए हीगल ने क्या कहा, हीगल का जो द्वंद्वात्मक विचार है क्या कहता है वो, उसने विचार पर जोर दिया है। मैंने आरंभ विचार से होता है। वो विश्वात्मा की खोज कर रहा है, कहता है कि इतिहास इसी विश्वात्मा की क्रमिक अभिव्यक्ति है। अत्यधिक काल्पनिक एवं दार्शनिक माना गया इसको, इसीलिए मार्क्स ने इसको छोड़ दिया। कहा कि ये जो बहुत ही ज़्यादा दार्शनिक है, बहुत ज़्यादा ये काल्पनिक है, इसको छोड़ दिया। इसलिए मार्क्स ने क्या किया, मार्क्स ने विशुद्ध भौतिक तत्व को अपनाया और उसी को महत्वपूर्ण माना, क्योंकि उसको लगा कि यही प्रत्यक्ष सत्य है या वास्तविक ज्ञान है। मार्क्स कहता है कि हम आत्मा का अनुभव प्रत्यक्ष रूप से नहीं कर सकते हैं। मार्क्स ने इसीलिए कहा कि इन हीगल्स राइटिंग डायलेक्टिक स्टैंड्स ऑन इट्स हेड, यू मस्ट टर्न इट राइट वे अप अगेंस्ट इट इफ़ यू वांट टू डिस्कवर रैशनल कर्नल। उस कहता है कि हीगल का जो द्वंद्ववाद है, द्वंद्वात्मक विश्लेषण जो है वो सर के बल खड़ा हुआ है, सर नीचे है, पाँव ऊपर है। मैंने इसको सीधा कर दिया है। अगर आप तर्क संगत गुठली की खोज करना चाहते हैं जो रहस्य के आवरण में छुपा हुआ है, वो कहता है कि इतना ज़्यादा हीगल में रहस्य है कि उसको निकालना बहुत ही मुश्किल है, और इसलिए हमने उसको सीधा कर दिया, सीधा करके हमने खड़ा कर दिया, तब हमने अपनी व्याख्या प्रस्तुत की है। इसलिए मार्क्स ने हीगल के पूरे सिद्धांत को पूरी तरह से रिजेक्ट कर दिया, ठीक है, और तब वो अपनी बात करता है। देखिए यहाँ
मैंने आपको द्वंद्वात्मक भौतिकवाद के बारे में बताया है कि क्या उसकी मान्यता क्या है। हेगल कहता है कि समाज की प्रगति जो है वो प्रत्यक्ष रूप से न होकर के एक टेढ़े मेढ़े तरीके से हुई है। यानी टेढ़े मेढ़े, देखिए मैंने वहाँ नक्शा बनाया टेढ़े मेढ़े का, उसके 3 स्टेज हैं, वाद, प्रतिवाद और संवाद, थेसिस, एंटीथेसिस, सिंथेसिस। और कार्ल मार्क्स ने इसी को अपना बेसिस बनाया, अपने डायलेक्ट्रिकल मेटेरियलिज्म को एनालाइज करने के लिए इसी को बेसिस बनाया अपना। देखिए उसके कैसे उदाहरण समझिए कि पहला वाद है, फिर प्रतिवाद, तब संवाद। पहला स्टेज में गेहूँ है जिसको भूमि के अंदर डाला गया, ज़मीन के अंदर डाला गया, और तब जा करके वो पौधा बना। फिर वहाँ से वो आगे चल करके एक बड़ा फल फूल जाता है, उसमें पूरा बाली आ जाती है उसमें, और तब फिर उसमें बहुत सारे हमको गेहूँ के दाने मिलते हैं। तो पहले परिस्थिति से दूसरी स्थिति तक जाने की जो परिस्थिति थी वो ज़्यादा प्रगतिशील थी, वो उच्चतर श्रेणी है। यानी गेहूं के दाने से पौधा जो है वो उच्चतर श्रेणी है, हालांकि उसका उल्टा है, प्रतिवाद है वो, लेकिन फिर वो उच्चतर श्रेणी है, वो बेहतर है उससे। और वहाँ से भी जो बहुत सारी बालियों का मिलना और बहुत सारे दानों का मिलना गेहूं के, वो उससे भी बेहतर श्रेणी है। और वो जो स्थिति है उसको कार्ल मार्क्स संवाद कह रहा है, वो पूर्ण अवस्था है जो प्राप्त होने के बाद विलुप्त हो जाएगी, वो समाप्त हो जाएगी। तो इसको देखिए, डायरेक्शन देखिए इसका कि वाद से प्रतिवाद, प्रतिवाद से संवाद, या फिर संवाद बाद में चल करके प्रतिवाद में बदलेगा, लेकिन प्रतिवाद फिर बाद में वाद में कभी नहीं बदलेगा, ऐसा कभी नहीं होगा। ये परिस्थितियाँ स्थायी नहीं हैं, लगातार गतिशील हैं, बदलती रहती हैं, और इसीलिए आपको चेंज देखने को मिल रहा है। तो कहा गया कार्ल मार्क्स के द्वारा कि जो समाज में जो परिवर्तन आ रहा है वो इसीलिए आ रहा है, जो विकास हुआ है वो इसीलिए आ रहा है क्योंकि लगातार समाज में परिवर्तन हो रहा है। राज्य का विकास इसलिए हुआ क्योंकि राज्य में, समाज में परिवर्तन हो रहा है। जो कहा कॉन्ट्रैक्चुअलिस्ट ने, हॉब्स लॉकरूकर ने कहा कि समझौते के कारण राज्य में परिवर्तन हो रहा है, ऐसा वो मानने से इनकार करता है। वो कहता है कि समाज में परिवर्तन जो हो रहा है, समाज में परिवर्तन क्या क्या हो रहा है? समाज में परिवर्तन, राजनीतिक परिवर्तन हो रहा है, धार्मिक परिवर्तन हो रहा है, सांस्कृतिक परिवर्तन हो रहा है। लेकिन वो कहता है कि ये जो परिवर्तन है छोटे मोटे परिवर्तन है, इनसे परिवर्तन से समाज में कोई राज्य के स्वरूप में बहुत ज़्यादा परिवर्तन नहीं आएगा। असल जो परिवर्तन है वो आर्थिक परिवर्तन है, जो राज्य के विकास को सही स्वरूप देगा या उसका पूरा स्वरूप चेंज हो जाएगा, वो स्वरूप बदल जाएगा। वो कहता है कि देखिए इसमें 3 तरह के इसमें बातें हैं, 3 स्टेज है उसका। पहला ये है कि गुणात्मक परिवर्तन कैसे होता है। गुणात्मक परिवर्तन यानी परिणाम से गुण की ओर, परिणाम से मतलब गुण, जो उसका स्टेटस है वो कैसे, उसका गुण कैसे चेंज हो रहा है। अब उदाहरण के तौर पर थोड़ा समझते हैं इसको। देखिए कि पानी को जब थोड़ा गर्म करते हैं तो पानी रहता है, और उसको और थोड़ा गर्म कर देते हैं तो वो जाके भाप बन जाता है। देखिए उसका अवस्था चेंज हो गई, उसका गुणात्मक परिवर्तन उसमें आ गया। फिर पानी को अगर थोड़ा ठंडा कर दिए तब भी वो पानी रहता है, और जब उससे थोड़ा और ठंडा कर दिए उसको तो बर्फ़ होता है। लेकिन ये कब होगा ये आप कह नहीं सकते हैं, ये परिवर्तन बहुत तेज़ी से होता है। पानी जब पानी से भाप में बदलेगा तो बहुत तेज़ी से बदलता है वो, और पानी जब ठंडा होकर बर्फ़ में बदलेगा तो वो भी बहुत तेज़ी से होता है। तो आर्थिक परिवर्तन जो है वो गुणात्मक परिवर्तन कराएगा, ऐसा कहता है कार्ल मार्क्स। फिर बड़ा सामाजिक परिवर्तन भी होगा। यहाँ एग्जाम्पल देकर बताया मैंने, देखिए वहाँ लिख दिया मैंने कि वाटर आइस में परिवर्तित होगा, फ्यूडलिज्म कैपिटलिज्म में परिवर्तित होता है। यानी जो फ्यूडल स्टेट था वो फ्यूडल स्टेट बदल करके कैपिटलिज्म में चेंज होगा, और कैपिटलिज्म आगे चल करके सोशलिज्म में चेंज होगा। ठीक है, तो ये बदलाव की बात कर रहा है कार्ल मार्क्स, ये कैसे गुणात्मक परिवर्तन कैसे हो रहा है समाज में। फिर वो कहता है कि देखिए विरोधी तत्व की उपस्थिति अपने अंदर ही रहती है। यानी गेहूं का दाना नष्ट होकर अंकुरित होता है और पौधा बनता है। ये पौधा विकास की दूसरी कड़ी है। ये उसके अंदर विरोध की तत्व अगर उसके अंदर नहीं रहता, अगर बनने का, अपने आप को नष्ट करके अंकुरित होने का तत्व उसके अंदर अगर नहीं होता तो विकास नहीं होता। तो हमेशा समाज में एक परिस्थिति में अपने ही अंदर अपने ही आप को नष्ट करने के गुण मौजूद रहते हैं। वो परिस्थिति अपने, उसी के कारण वो परिस्थिति का विनाश होता है, फिर नई परिस्थिति का जन्म होता है। और तीसरा है विपरिणाम या निषेध का निषेध, यानी पौधे में बाली का आना, उसके पकने पर गेहूं के दानों का बनना और पौधे का सूख करके नष्ट हो जाना, ये दशा संवाद या विपरिणाम कहलाती है। तो आप इसको ऐसे समझें कि पूंजीवादी व्यवस्था में चूँकि व्यक्ति के पास अपने पास संपत्ति थी, अब व्यक्तिगत संपत्ति थी, ये वाद की परिस्थिति है। इसमें असंगति पैदा हो गई। असंगति पैदा ये हो गई कि समाज में 2 वर्गों का बन जाना और समाज में संघर्ष की स्थिति हुई, तो यह प्रतिवाद शुरू हुआ। इस प्रतिवाद के कारण समाज में डिक्टेटरशिप ऑफ प्रोलेटारिएट यानी सर्वहारा वर्ग का अधिनायकवाद, जिसकी बात करता है कार्ल मार्क्स, कहता है कि देखिए परिवर्तन कैसे आएगा। परिवर्तन ऐसे आएगा कि कैपिटलिज्म का विनाश कैसे होगा। कैपिटलिज्म का विनाश ऐसे होगा कि एक बहुत बड़ी क्रांति होगी, और क्रांति होने के बाद
वहाँ क्या होगा कि वहाँ पर सर्वहारा वर्ग का अधिनायकवाद शुरू हो जाएगा, पूरे प्राइवेट प्रॉपर्टी समाप्त हो जाएगी, पूरी व्यवस्था पर कब्जा जमा लेंगे जो मजदूर वर्ग हैं, और मजदूर वर्ग का कब्जा जमाने के बाद उनका अधिनायकवाद स्थापित हो जाएगा, उनका डिक्टेटरशिप इस्टेब्लिश हो जाएगा। और डिक्टेटरशिप जो है वो इस्टेब्लिश होने के बाद तब जा कर के आखिर में जा कर के बहुत लंबा समय तक वो जब चलेगा तब जा कर के संवाद की स्थिति प्राप्त होगी, जहां सारी चीज़ों का प्राइवेट प्रॉपर्टी समाप्त हो जाएगी और पूरी प्रॉपर्टी का सार्वजनिक स्वामित्व हो जाएगा और एक वर्गविहीन समाज की स्थापना होगी। तो ये पूरा कॉन्सेप्ट जो है ये ही कार्ल मार्क्स का द्वंद्वात्मक भौतिकवाद है, जो बताता है कि कैसे डायलेक्टिकल मटेरियलिज्म के अंतर्गत कैसे सामाजिक परिवर्तन का अध्ययन हम कैसे कर सकते हैं, कैसे सृष्टि का जो मूल तत्व जो पदार्थ है वो कैसे परिवर्तन का सूचक है, परिवर्तन कैसे आता है, और इसी प्रकार से लगातार परिवर्तन हो रहा है। हम आपको अगले अपने इसमें लेक्चर में ये बताने का प्रयास करेंगे कि ये कैसे ये भौतिक ये अर्थ इतिहास में इसकी क्या विश्लेषण है, क्योंकि कार्ल मार्क्स ने इसका विश्लेषण इतिहास के माध्यम से किया है कि इतिहास में अलग अलग चरण कैसे आए हैं और एक चरण से बेहतर चरण कैसे हम पहुँचे हैं। अगले क्लास में इस पर बातचीत करेंगे। मैं पूरी उम्मीद करता हूँ कि आपका मेरा ये विश्लेषण आपको समझ में आएगा। कार्ल मार्क्स को समझना थोड़ा मुश्किल है, लेकिन मैंने बहुत ही कोशिश की है आपको आसानी से समझाने की। मैं पूरी उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में आएगा। अगर कहीं कोई कष्ट हो, समझ में नहीं आया तो कृपया मुझसे संपर्क करेंगे। धन्यवाद।